Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम कल बात कर रहे थे कैलेंडर की, और कैलेंडर में जो चीजें हमने क्लियर की है वो सामान्य वर्ष को अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है और लीप वर्ष को भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। आज अगर अपन बात करें, इसको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है, टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, कैलेंडर। आज का पहला पॉइंट है बेटा वर्ष और शताब्दी। अच्छी तरह से समझना इस पॉइंट को, अच्छी तरह से समझोगे ना तो बेटा बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वर्ष और शताब्दी का निर्माण कैसे होता है, ये दिन ले लेता हूं। अब आप मुझे बताइए बेटा, दिन दिन जुड़कर एक पूरा का पूरा एक महीना बनाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिनों से मिलकर महीनों का निर्माण होता है, या महीना बोल दीजिए, महीना। और महीनों से मिलकर क्या बनता है, एक वर्ष बनता है। और वर्ष वर्ष जुड़कर क्या बनाते हैं, शताब्दी बनाते हैं। यही प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। एक बार मैं वापिस और बता रहा हूं आपको, दिन दिन जुड़कर महीना बनाते हैं और महीने महीने जुड़कर एक पूरा का पूरा एक वर्ष का निर्माण करते हैं, और वर्ष वर्ष जुड़कर एक शताब्दी का निर्माण करते हैं। अब यहां से बेटा 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि एक शताब्दी में कितना वर्ष होता है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आपसे ये कह सकता है कि एक शताब्दी में सामान्य वर्ष कितना होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन चले तो अपन ये कह सकते हैं एक शताब्दी में कितना लीप वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 4 की बात करें तो वो आपसे ये पूछ सकता है बेटा कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष आता है। या 5वें क्वेश्चन की तरफ अपन चले तो अपन से ये भी पूछ सकता है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीखें आती हैं। तो इन पांचों क्वेश्चनों को अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और बेटा इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही बड़े क्वेश्चनों का निर्माण होता है। अब देखिए, ये तो आपका प्रोसेस है शताब्दी का। अगर अपन पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शताब्दी कितने वर्षों की होती है। तो बेटा शताब्दी का जो छोटा पॉइंट होता है वो दिन होता है। और अगर अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं बेटा एक शताब्दी 100 वर्षों की होती है। कितने वर्षों की होती है बेटा, 100 वर्षों की होती है। एक बार और मैं बता रहा हूं, एक शताब्दी 100 वर्षों की होती है, और इन 100 वर्षों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो सामान्य वर्ष का होता है, और दूसरे भाग की तरफ अपन देखें तो दूसरा भाग है बेटा लीप वर्ष। अब देखिए, आपको ये बताना है कि एक शताब्दी में इन 100 वर्षों में कितना तो सामान्य वर्ष होता है और कितना लीप वर्ष होता है। अब देखिए, आप लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आपको कल बताया था कि लीप वर्ष किस तरह से निकलता है। हमें वर्षों में किसका भाग देना चाहिए, 4 का, और जितनी बार जाता है उतने ही लीप वर्ष होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो 100 होता है, इन 100 में आप कितने का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, और ये टोटल 25 बार जाता है। कितनी बार जाता है बेटा, 25 चौक 100। अब देखिए, आप लोगों का जो आंसर होता है
एक शताब्दी में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 25 लीप वर्ष करके आते हैं। अब बेटा ये बताइए 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष है तो बचा कितना, 75। आप लोगों का जो आंसर होता है वो इस प्रकार होता है बेटा कि एक शताब्दी में 75 सामान्य वर्ष करके आते हैं और 25 क्या करके आते हैं बेटा, लीप वर्ष। लेकिन ये गलत है। अब गलत क्यों है मैं आपको बता देता हूं बेटा। अगर अपन वर्षों की बात करें, वास्तविक वर्षों की बात करें तो वर्ष कितने होते हैं, 99। और जो अंतिम वर्ष होता है वो कौन सा वर्ष होता है बेटा, 100वां वर्ष। तो याद रखना बेटा, शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होता है ये अकेला वर्ष नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शताब्दी वर्ष। तो याद रखना बेटा, वर्षों में तो 4 का भाग लगता है और शताब्दी जो वर्ष होता है उसमें किसका भाग लगता है, 400 का भाग लगता है। तो देखते हैं अपन, 99 में 4 का भाग 25, 24 बार जाता है। कितनी बार जाता है बेटा, 24 बार जाता है। अब देखिए इधर, यहां 100 में 400 का भाग जा रहा है क्या बेटा, नहीं जा रहा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी की पूरी शताब्दी कौन सी शताब्दी है बताओ, सामान्य वर्ष शताब्दी। कौन सी शताब्दी है बेटा, ये सामान्य वर्ष शताब्दी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे 24 होगा और अब देखो ये सामान्य वर्ष शताब्दी है तो ये इधर आके जुड़ेगा तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 76 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक शताब्दी 100 वर्षों की होती है और इन 100 वर्षों में 76 सामान्य वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं बताओ, लीप वर्ष होते हैं। आया नहीं आया समझे। और हमेशा याद रखना, वर्षों में 4 का भाग लगाना है और शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होता है ये अकेला वर्ष नहीं होता, ये शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्षों में किसका भाग लगाया जाता है, 400 का लगाया जाता है। और जिस शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता है वह शताब्दी सामान्य वर्ष शताब्दी कहलाती है और जिस शताब्दी में 400 का भाग जाता है वह शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी कहलाती है। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि एक शताब्दी में कितना सामान्य वर्ष होता है तो हमेशा आंसर 76 होगा। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष कितने होंगे बताओ, 24 होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर अपन तीसरे की बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया कि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया कि सामान्य वर्ष कितने होते हैं, 76। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया कि लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बेटा तो चौथा क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में है 96, दूसरा क्वेश्चन है 97, तीसरा ऑप्शन है 98, चौथा ऑप्शन है 99। यह आपके पास में क्वेश्चन है बेटा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते। अब देखिए यहां पे कितने वर्षों की बात हो रही है बेटा, 400 वर्षों की बात हो रही है। अब बेटा 400 वर्षों की बात हो रही है तो आप मुझे बताओ बेटा, इन 400 वर्षों को मैं 4 शताब्दी बोल सकता हूं क्या? आराम से बोल सकते हो आप, क्योंकि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं तो यहां पे तो 400 वर्ष है, इसका मतलब 4 शताब्दी। अभी आप मुझे बताइए, यहां पे आपने एक शताब्दी में लीप वर्ष कितने निकाले हैं, 24। तो आप लोग क्या करते हैं कि 400 वर्षों का मतलब 4 शताब्दी और एक शताब्दी में 24 लीप वर्ष आता है। तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो 4 होता है, 4 शताब्दी, इसको 24 से गुणा करते हैं तो 24 चौक 96। आप लोगों का जो आंसर होता है वो 96 होता है और आप लोग 96 आंसर टिक लगा के आते हैं, लेकिन 96 आंसर क्या होगा बेटा, गलत होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है,
एक शताब्दी में 24, तो 4 शताब्दी में 96 होंगे। अब देखिए बेटा, इसको अच्छी तरह से अपन समझते हैं, अच्छी तरह से समझना, पॉइंट को पूरा खोल के बता रहा हूं। 1 से लेकर 100 ये आपकी प्रथम शताब्दी है। अब बेटा ये बताओ, इस लास्ट के वर्ष में अपन को किसका भाग लगाना होता है? 400। बेटा ये सब जो 100 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब इस शताब्दी में लीप वर्ष कितने होंगे बताओ? 24 लीप वर्ष होंगे। अगर अपन बात करें 101 से लेकर बेटा 200, आप मुझे बताओ इस शताब्दी का ये भी अंतिम वर्ष है, इसमें किसका भाग लगाना है आपको? 400 का भाग लगाना है। अब बेटा 200 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसमें भी कितना लीप वर्ष होगा बेटा? 24 ही लीप वर्ष होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं 201 से बात करता हूं 300 तक बात करता हूं, तो बेटा ये भी पूरा का पूरा एक शताब्दी है, इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 24 ही लीप वर्ष होगा। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं 301 से लेकर अगर अपन बात करें 400, तो बेटा ये भी पूरा का पूरा एक शताब्दी है। अब बेटा ये बताओ, इसमें 400 का भाग जाता है क्या? जाता है। 400 में 400 का भाग जाएगा तो एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे बेटा? 25। यही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जिस शताब्दी में 400 का भाग जाता है उस शताब्दी में एक लीप वर्ष और बढ़ जाता है, और जिसमें नहीं जाता उसमें कितना लीप वर्ष होता है? 24। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 97। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है, कितनी भी शताब्दियों की बात करें, बस आपको इतना ही फोकस करना है, अपने दिमाग में फोकस डालिए कि जिस शताब्दी में अगर 400 का भाग नहीं जाता है तो वह सामान्य वर्ष शताब्दी होती है, और सामान्य वर्ष शताब्दी में 24 लीप वर्ष आते हैं, और जिस शताब्दी में 400 का भाग जाता है वह शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी होती है, और लीप वर्ष शताब्दी में बेटा 25 लीप वर्ष आते हैं। कितने लीप वर्ष आते हैं बेटा? 25। इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 97। कोई जरूरी नहीं कि वो 400 का पूछे, आपसे 500 का भी पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा 500 वर्षों में कितना लीप वर्ष आता है, तो बेटा 400 में तो 97 आएगा, आपको पता है। अब 500वीं जो शताब्दी है ये लीप वर्ष शताब्दी है या सामान्य वर्ष शताब्दी है? तो 500 में 400 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष शताब्दी हुआ, और सामान्य वर्ष शताब्दी में कितना लीप वर्ष आता है बेटा? 24। तो 97 में अपन 24 और जोड़ेंगे, 600 में भी 24 जोड़ेंगे, 700 में भी 24 जोड़ेंगे, 800 मतलब लीप वर्ष, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, इसमें 25 आएंगे, और सभी जो शताब्दी है उनमें कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप उतार लेना। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इसी पॉइंट में क्वेश्चन नंबर अगर अपन 5 की बात करें तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना, वो भी अपने आप में काफी अच्छा पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 5 की बात करें तो अपन ये क्वेश्चन बना सकते हैं, 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है? आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है, 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है? पहला ऑप्शन हो गया 96, दूसरा 97, तीसरा 4400, चौथा 4497। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए बेटा। क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह से आपके दिमाग में चला गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से उसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। यहां पे देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं वो चीज मैं पहले बता रहा हूं। यहां आप देखते हैं कि 400 वर्षों में हमें 29 तारीख की बात करता है,
और आप लोगों का 29 तारीख सुनते ही आप लोग सोचते हैं कि 29 फरवरी की बात हो रही है, और 29 फरवरी किस में आती है? लीप वर्ष में आती है। आप इतना ही सोचते हो, फरवरी लीप वर्ष में आती है। अब आप लोग दिमाग लगाते हैं कि हमें तो वही क्वेश्चन पूछ लिया, चौथा क्वेश्चन, कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष आता है, वो का वही क्वेश्चन पूछ लिया, और आप लोग क्या करते हैं कि 400 वर्षों में लीप वर्ष ही तो निकालना है, तो पहले वाला क्वेश्चन ही आंसर टिक लगाते हैं 97। लेकिन बेटा मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, यहां पे आपको लीप वर्ष नहीं निकालना, लीप वर्ष की बात ही नहीं कर रहा, वो तो बात कर रहा है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है। अब चलो 400 का छोड़ो बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि एक वर्ष की बात करता हूं, 400 को छोड़िए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने। अब आप मुझे बताओ पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है। अब बेटा ये बताइए जनवरी में क्या 29 तारीख आती है क्या? हाँ आती है, 29 जनवरी आती है। जनवरी के बाद में आपका फरवरी हुआ। अब बेटा ये बताइए फरवरी में 29 तारीख आती है कि नहीं आती? अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक मारना है क्या, कि अगर सामान्य वर्ष हुआ तो 29 तारीख नहीं आएगी, और अगर लीप वर्ष हुआ तो 29 फरवरी 101% आती है। तो इसका मतलब ये फरवरी अपवाद है, कभी 28 का कभी 29 का। मार्च की बात करें तो मार्च में 29 मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सभी महीने ऐसे होते हैं, इन सभी महीनों में 29 तारीख आती है। इसका मतलब एक महीना 12 महीनों में एक महीना फरवरी ऐसा है, इसमें कभी 29 तारीख आती है कभी नहीं आती है। तो बेटा आपको क्या करना है, फरवरी को हटा दीजिए आप। अब बेटा ये बताइए 12 महीनों में से एक फरवरी आप लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितने महीने बचे आपके पास में बेटा? 11 महीने बचते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि एक वर्ष में 101% 11 बार तो 29 तारीख आती है, तो आती है, चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, 11 तो फिक्स है कि 11 तो आएगा। अब आपके दिमाग में ये चला गया कि एक वर्ष में 101% 11 बार 29 तारीख आती है, तो आप मुझे बताइए यहां कितने वर्षों की बात हो रही है? 400 वर्षों की बात हो रही है बेटा। तो आप लोग क्या करिए, 400 इंटू 11 बराबर 4400। तो इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि 400 वर्षों में 101% 4400 बार 29 तारीख आएंगी तो आएंगी। ठीक, ये तो 11 महीनों की बात हो गई। अब देखिए यहां पे आपने फरवरी को माइनस भी किया है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 400 वर्षों में ऐसी फरवरी भी होंगी जिसमें 29 तारीख होंगी। तो आप मुझे बताओ फरवरी में 29 तारीख कब आती है? तब लीप वर्ष आती है। अब आप मुझे बताओ, मैं यही कह सकता हूं आपको कि 400 वर्षों में जितना लीप वर्ष होगा उतना ही 29 तारीख और बढ़ेगा। तो बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन अपन ने यही किया है कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष है, तो वहां पे अपन ने लिखा है 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ऐसी 400 वर्षों में ऐसी 97 फरवरी होंगी जिसमें 29 तारीख आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 97 और जोड़ देता हूं तो आपका 4497। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मैं आपको और बता देता हूं। ठीक, एक से लेकर मैं बात कर रहा हूं बेटा 100 वर्षों की बात कर रहा हूं, प्रथम शताब्दी। इसका मतलब इस शताब्दी में कितना वर्ष है? 100 वर्ष है। आप मुझे बताइए एक वर्ष में कितनी बार 101% 29 तारीख आती है? 11 बार। तो 100 इंटू 11 बराबर 1100। तो इस शताब्दी में 1100 बार तो 29 तारीख आएंगी। अब बेटा आप इस शताब्दी के लीप वर्ष और काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि जितना लीप वर्ष होगा उतना ही 29 तारीख और आएगा।
अब देखो बेटा, ये शताब्दी सामान्य वर्ष है क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाता है, और जिस शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता है उस शताब्दी में जो लीप वर्ष होगा वो 24 होगा। अब इनको जोड़ दीजिए बेटा, 1100 और 1124, इसका मतलब ये 1124। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये भी कहे कि बताइए प्रथम शताब्दी में कितनी बार 29 तारीख आएंगी, तो याद रखना बेटा प्रथम शताब्दी में कितनी बार 29 तारीख आएंगी, 1124 बार। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं 101 से बात कर रहा हूं बेटा 200, ये भी 100 ही वर्ष है, एक वर्ष में 11, तो इसका मतलब 1100 हुआ। आप मुझे बताइए बेटा, ये शताब्दी ये भी सामान्य वर्ष शताब्दी है क्योंकि इसमें भी 400 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी 24 आएंगे, तो ये भी कितना हो गया, 1124 हुआ। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं 201 से लेकर बात कर रहा हूं 300, तो बेटा ये बताओ इस शताब्दी में भी 100 ही वर्ष होगा, इंटू 11 बराबर 1100 प्लस 24, क्योंकि ये भी 400 का भाग, इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता है, तो आप काउंटिंग करिए 1124। बेटा अगर अपन बात करें 301 से लेकर 400 तक बात करें तो ये शताब्दी लीप वर्ष होगी क्योंकि इसमें 400 का भाग जाता है, तो ये 100 इंटू 11 बराबर 1100 प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे 25, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाता है, तो ये कितना हुआ 1125 हुआ। इनको काउंटिंग करेंगे आप तो इनका आंसर होगा 4497 होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, डी आंसर। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन। बस आपको इतना सा देखना है कि जो शताब्दी सामान्य वर्ष है उसमें 1124 होंगे, समझ में आ रहा है, और जो शताब्दी लीप वर्ष है उसमें 1125 होंगे। बस इतना ही याद रखें, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक बार एसएससी में भी पूछा गया है कि 1600 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है, तो बस आपको दिमाग को इतना ही करना है कि 1600 में क्या करना है कि जो शताब्दी सामान्य वर्ष है उसमें 1124 ऐड करते रहे, और जो लीप वर्ष है उसमें 1125 ऐड करते रहे, और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आपका वर्ष और शताब्दी हो गया। आज का दूसरा पॉइंट है बेटा विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना, काफी अच्छा पॉइंट है और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। इसका पहला पॉइंट ले रहा हूं, दिनों का विषम दिन ज्ञात करना। दिनों का विषम दिन ज्ञात करना। अब देखिए विषम दिन होता क्या है, मैं आपको क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझा। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन कह रहा हूं 10 दिनों में कितने विषम दिन आते हैं। 7, 10, 2, 3। अब देखिए अच्छी तरह से समझना विषम दिन होता क्या है। इसका एक फॉर्मूला है, भाग विधि से निकाल सकते हैं अपन इसको। यहां पे आपको बीच में रखना है कुल दिन, यहां पे आपको 7 का भाग देना है, जो भी आपका शेषफल आएगा
जो भी आपका शेषफल आएगा वो ही आपका क्या कहलाएगा बेटा, विषम दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, विषम दिन। भागफल को आपको देखना ही नहीं, आपको केवल शेषफल देखना है, दिनों में 7 का भाग लगाना है, शेषफल देखना है, जो शेषफल आएगा वही आपका विषम दिन हो। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 दिनों की बात कर रहा है बेटा, तो देखिए 10 कुल दिन हो गया, इसमें किसका भाग लगाते हैं अपन, 7 का भाग, 7 एकम 7, कितना शेषफल बच रहा है बताओ, 3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 दिनों में कितना विषम दिन होगा बताओ, 3 विषम दिन होगा। तो आपका राइट आंसर 3। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये विषम दिन होता क्या है। चल यहाँ पे कितने दिनों की बात हो रही है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा ये बताओ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। ये आपका सप्ताह 7 दिन का कवर हो गया, इसकी तो आपको बात करनी नहीं। सप्ताह के अलावा कितने दिन बच रहे हैं बताओ, 1 2 3। इसका मतलब सप्ताह के बाद में जो दिनों की संख्या बचती है वो ही अपने क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। आ गया सबके समझ। चलो मैं बात कर रहा हूं बेटा 21 दिनों की बात कर रहा हूं। अब 21 में 7 का भाग लगाइए, 7 तिया 21, शेषफल क्या बचा, 0। अब बेटा ये बताओ, अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे 0 बचा तो 0 विषम दिन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 21 दिनों में कोई भी विषम दिन नहीं होता है, क्योंकि 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, पूरा सप्ताह कवर हो रहा है। अगर पूरा सप्ताह कवर हो रहा है तो आपको विषम दिन तो 0 होगा, सप्ताह के बाद में दिनों की जो संख्या बचती है वही विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 50 दिन, तो 50 में किसका भाग लगाओगे, 7, 7 7 49 हुआ, कितना बच रहा है बताओ, 1। इसका मतलब विषम दिन कितना बच रहा है बेटा, 1। तो आपका जो विषम दिन होगा 50 दिनों में वो कितना होगा, 1 विषम दिन होगा। आया कि नहीं आया विषम दिन। ठीक, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब अपन बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तो आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये लगभग 4-5 प्रकार का होता है विषम दिन। पॉइंट नंबर 2, महीनों का विषम दिन। अब देखिए महीनों का विषम दिन की बात हो रही है, तो यहां पे महीनों की बात हो रही है बेटा। तो बेटा ये बताओ महीने, एक वर्ष में महीने कितने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। और इन 12 को दिनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया बेटा, 4। कौन कौन सा, पहला 28 दिन का, दूसरा 29 दिन का, तीसरा 30 दिन का, चौथा 31 दिन का। आपके पास में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये बात सही है, लेकिन दिनों के आधार पर अगर अपन बात करें तो महीने 4 ही प्रकार के होते हैं, 28, 29, 30 और 31। अब देखिए बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं, पहले महीने की बात कर रहा हूं, तो पहला महीना कौन सा है बेटा, जनवरी। अब बेटा ये बताओ जनवरी महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जनवरी माह का विषम दिन कितना होगा, तो कुल दिन कितने हैं, 31, और 31 में 7 का भाग 7 चौक 28, कितना बच रहा है, 3।
तो जनवरी माह का विषम दिन कितना होगा बताओ? 3 विषम दिन होगा। जनवरी के बाद में दूसरा महीना फरवरी आता है, और फरवरी 2 प्रकार का होता है, एक 28 दिन का और एक 29 दिन का फरवरी होता है। 28 की बात करेंगे तो 28 में 7 का भाग लगाओगे, 7 चौक 28। 28वां जो महीना होता है, 28 दिन का जो महीना होता है उसमें विषम दिन नहीं होता है। 29 दिन की बात करें, 7 चौक 28, कितना बच रहा है? 1। तो 29 दिन का जो महीना होता है उसमें विषम दिन कितना बचेगा? 1। अब देखिए तीसरा जो महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तो वही 31 का होता है, मार्च तो वही 31 का होता है। 31 में कितने होते हैं? 3। देखो मैंने आपको पहले बताया। फिर इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अप्रैल। तो अप्रैल माह कितने दिन का होता है? 30। 30 में 7 का भाग लगाओगे, 2 विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा? 2। तो इसका मतलब 28 दिनों में 0 विषम दिन होगा। उनतीस दिन में 1 विषम दिन होगा। 30 दिन में 2 विषम दिन होंगे। 31 दिन में 3 विषम दिन होंगे। ये आपका महीनों का विषम दिन हुआ। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब आप वार निकालोगे ना तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि कौन सा महीना है और किस महीने का विषम दिन कितना होता है। समान पंचांग निकालोगे तब भी वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं वही चीज आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। छोटी चीज से ही बड़ी चीज का निर्माण होता है। अगर आपका बेसिक अच्छी तरह से क्लियर है तो मैं कहता हूं बड़े बड़े क्वेश्चन भी अपन चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो बस आपको मौखिक याद करना है कि 28 दिन में 0, 7 चौक 28, 0। 29 दिन में 7 चौक 28, 1 विषम दिन। 30 दिन में 7 चौक 28, 2। तो इसका मतलब 30 दिन में विषम दिन 2 होंगे। 31 की बात करें, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3। तो जो जनवरी महीना हो गया, जो भी महीना 31 दिन का होता है उसमें विषम दिन कितने होंगे बताओ? 3 होंगे। ठीक है बेटा, ये आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट, सामान्य वर्ष व लीप वर्ष में विषम दिन। विषम दिन ज्ञात करना। सामान्य वर्ष व लीप वर्ष में विषम दिन ज्ञात करना। ठीक, अब यहां पे सामान्य वर्ष की बात हो रही है बेटा, और यहां पे लीप वर्ष की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1 सामान्य वर्ष, पॉइंट नंबर 2 लीप वर्ष। मैंने आपको कल अच्छी तरह से बताया है, सामान्य वर्ष के बारे में भी अच्छी तरह से बताया है और लीप वर्ष के बारे में। सामान्य वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365 दिन। अरे कितने दिन होते हैं बेटा? 365। और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन होते हैं। अब विषम दिनों का तरीका वही है, कुल दिनों में 7 का भाग लगाइए। तो 365 में 7 का भाग लगाते हैं। 7 पंजो 35 हुआ, यहां पे 1, 7 दूआ 14, कितना बच रहा है? 1। तो सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होगा बताओ? 1 विषम दिन होगा। कोई भी सामान्य वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। और अगर मैं बात करूं बेटा लीप वर्ष की बात करूं तो 366 में 7 का भाग लगाइए। 7 पंजो 35 हुआ, कितना बच रहा है? 1, 7 दूआ 14 हुआ, कितना बच रहा है? 2।
तो लीप वर्ष में जो विषम दिन होंगे वो कितने विषम दिन होंगे बताओ? 2 विषम दिन होंगे। आया कि नहीं आया समझ में? सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होगा और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, अब देखिए वर्षों का विषम दिन ज्ञात करना। वर्षों का विषम दिन ज्ञात करना। अब देखिए, जैसे मैंने कहा 5 वर्षों में कितने विषम दिन? दूसरा 20 वर्षों में कितने विषम दिन आते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों से अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, अच्छी तरह से समझ। यहां पे कितने वर्षों की बात हो रही है बेटा? 5 वर्ष। अब देखो बेटा, अगर वर्षों की बात होती है ना तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष, यही होता है। तो इन 5 वर्षों में बेटा सामान्य वर्ष भी आया होगा और इन 5 वर्षों में बेटा लीप वर्ष भी आया होगा। तो इनको 2 भागों में बांटते हैं अपन। पहला भाग सामान्य वर्ष और दूसरा भाग लीप वर्ष। अच्छी तरह से खोल के बता रहा हूं बेटा। अब देखिए, आपको इन 5 वर्षों में ये देखना है कितना सामान्य वर्ष आएगा और इन 5 वर्षों में कितना लीप वर्ष आएगा। तो अगर मैं इनकी बात करूं, लीप वर्ष की बात करूं, तो लीप वर्ष कैसे निकलता है? वर्षों में किसका भाग लगाया जाता है? 4। 4 एकम 4। कितना शेषफल बच रहा है? 1। अब 1 में 4 का भाग नहीं जाता तो भागफल में कितना बच रहा है बेटा? 1। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, जो भी भागफल में जो भी संख्या होगी वही क्या होगी बताओ? लीप वर्ष कहलाएंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। तो 5 वर्षों में लीप वर्ष कितना होगा? 1। अब 5 में 1 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितने होंगे? 4। मैं यहां पे आपको प्रूफ भी करवा देता हूं। 1 2 3 4 5। जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा। इसमें पहले वर्ष में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ बेटा? सामान्य वर्ष हुआ। इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो ये भी सामान्य वर्ष हुआ बेटा। इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो ये भी सामान्य वर्ष हुआ। इसमें 4 का भाग जाएगा तो ये लीप वर्ष हो गया बेटा। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये सामान्य वर्ष। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन 5 वर्षों में एक ही लीप वर्ष आ रहा है, वो मैंने यहां लिखा, और 4 सामान्य वर्ष। 1 2 3 4। अब देखो बेटा, अभी इससे पहले वाला पॉइंट हमने पढ़ा है कि सामान्य वर्ष में एक विषम दिन आएगा और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन आएंगे, ये अभी पढ़ा है। तो यहां पे सामान्य वर्ष कितने बताओ? 4। तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन आता है। कितना विषम दिन आता है? 1। तो एक सामान्य वर्ष में 1 तो 4 × 1 बराबर 4 ही होगा। 4 वर्षों में 4 ही विषम दिन आएगा। यहां पे एक लीप वर्ष में बेटा
एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 बराबर 2। अब बेटा लीप वर्ष में 2 विषम दिन, सामान्य वर्ष में 4 विषम दिन, तो 2 और 4 कितना हो गया 6। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 वर्षों में विषम दिन कितना होगा बताओ, 6 विषम दिन होगा। कितना विषम दिन होगा 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 6 होगा। ठीक, अब अपन बात करते हैं 20 वर्षों की बात कर रहे हैं। 20 वर्ष, इनको भी आप 2 भागों में बांट लीजिए बेटा। पहला सामान्य वर्ष ले लीजिए आप लोग और दूसरा लीप वर्ष ले लीजिए आप लोग। सामान्य वर्ष, अब देखो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि 20 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है। तो 20 में किसका भाग लगाएंगे आप, 4 का भाग लगाएंगे। ये 5 बार गया, तो इसका मतलब भागफल में 5 आ रहा है, तो 5 तो लीप वर्ष आएगा और 15 क्या आएगा बताओ, सामान्य वर्ष। तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन आता है, तो 1 इंटू 15 बराबर 15 हुआ, और एक लीप वर्ष में 2 आते हैं, तो 5 इंटू 2 बराबर 10। 10 तो ये 15, ये 10 और 15 कितना हुआ बताओ 25। अब काफी लोगों का जो आंसर होता है वो 25 आंसर होता है कि 20 वर्षों में 25 विषम दिन। याद रखना, हमेशा विषम दिन 6 से ज्यादा कभी नहीं होगा। 0 से लेकर हमेशा याद रखना, जो आंसर आएगा ना आपका विषम दिन का, वो 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा कभी भी विषम दिन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए अपन 7 का भाग लगाते हैं, और बेटा 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर 6 तक ही शेषफल आएगा। इसका मतलब जो शेषफल होगा वही तो विषम दिन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 25 गलत होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, जो संख्या 7 से 6 से या 7 से ज्यादा आती है उसमें पुनः किसका भाग लगाया जाता है, 7 का भाग लगाइए। 7 या 21, कितना बच रहा है 4, 4 में 7 का भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि 20 वर्षों में कितना विषम दिन आएगा, 4 विषम दिन आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो 7 का भाग नहीं लगा है, क्योंकि संख्या किससे कम है, 7 से कम है। तो 7 से कम होती है, तो 7 से कम वाली संख्या में 7 का भाग तो जाता ही नहीं है। इसका मतलब भाग लगाने का कोई हो ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, 7 से ज्यादा 7 भी होगा ना, तो 7 में 7 का भाग लगाओगे, 0 विषम दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस सिंपल सी याद रखना है, संख्या अगर 7 से ज्यादा होती है, 7 भी होता है, तो पुनः आपको किसका भाग लगाना है बेटा, 7 का। और आपको याद रखना हो, चाहे कितने भी वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, उसको 2 भागों में बांट लिया करो। एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्षों की संख्या लिख दीजिए, एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, दोनों को जोड़ दीजिए। संख्या 7 से कम आती है तो वही आंसर होगा, 7 से ज्यादा आती है तो पुनः 7 का भाग लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ये आपका पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 5, शताब्दी में विषम दिन। इसके भी 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला है प्रथम शताब्दी,
ये आपके पास में 2 क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना। यहां पे पहले क्वेश्चन की तरफ अपन देखें तो पहला क्वेश्चन है प्रथम शताब्दी की बात हो रही है। तो बेटा ये बताओ प्रथम शताब्दी 1 से लेकर 100 तक ही आएगी। इसका मतलब ये कितने वर्ष हो गए बताओ, 100 वर्ष हो गए। इसको आप 2 भागों में बांट लीजिए बेटा। अब याद रखना, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर शताब्दी की बात होती है, 100 वर्षों की बात होती है, तो 100 वर्षों में जो अंतिम वर्ष होता है उसमें अगर 400 का भाग लग जाता है तो उसमें जो लीप वर्ष होगा वो 25 होगा, और जिसमें 400 का भाग नहीं जाता, जैसे इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे, 24। अब लीप वर्ष 24 आएंगे तो सामान्य वर्ष कितना होगा बताओ। अभी आपने पढ़ा है एक शताब्दी में सामान्य वर्ष कितने होते हैं, 76, और लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। समझ में आ गया। तो प्रथम शताब्दी में ये होगा, प्रथम शताब्दी में 76 तो सामान्य वर्ष होंगे और 24 लीप वर्ष होंगे। अब इधर देखिए, 1 इंटू 76 बराबर 76, 1 2 इंटू 24, 24 दोनों 48, ठीक है, 76 और 48 आप इनको जोड़ दीजिए, लगभग मेरे हिसाब से 124 आ रहा होगा शायद। जोड़ के भी देख सकते हैं अपन। 4 7 11 12 124 ही आएगा, ठीक। अब बेटा 124, 76 और 48 को जोड़िए 124। अब 124 तो विषम दिन आ ही नहीं सकता, इसमें किसका भाग लगाओगे, 7 का। 7 एकम 7, 7 7 49, कितना बच रहा है, 5। तो बेटा प्रथम शताब्दी में कितना विषम दिन आएगा बेटा, 5 विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा, 5। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर तो 5 हो। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 2 की बात करते हैं, यहां किसकी बात हो रही है, 400 वर्षों की बात हो रही है बेटा। तो अपन इसको अच्छी तरह से खोल के बता रहा हूं, समझना। पॉइंट नंबर 1, 1 से लेकर 100, ये आपकी प्रथम शताब्दी है ना, इसमें विषम दिन कितना होगा बताओ, 5 विषम दिन आए, यही आए। अरे 400 वर्षों तक जाने के लिए फिर आपको पहली शताब्दी को क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, ऐसे ही तो जाना पड़ेगा। अब देखिए प्रथम शताब्दी में 5, तो दूसरी शताब्दी 101 से लेकर 200 तक। तो बेटा जो भी सामान्य, याद रखना, जो भी सामान्य वर्ष शताब्दी होगी, सामान्य वर्ष शताब्दी, जो भी सामान्य वर्ष शताब्दी होगी उसमें 5 विषम दिन आएंगे। अब बेटा ये बताओ ये कौन सी शताब्दी है बताओ, सामान्य वर्ष शताब्दी है ना, क्योंकि 200 में 400 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 5 ही विषम दिन आएंगे। अब देखिए अगर वह बात करता है 1 से लेकर 200 वर्षों की बात कर रहा है कि 200 वर्षों में कितना विषम दिन आए, तो बेटा 100 वर्षों में 5, फिर आगे वाले 100 वर्षों में भी 5, तो 5 प्लस 5 बराबर 10, 10 में 7 का भाग लगाओगे 3। तो याद रखना बेटा 200 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे बताओ, 3 विषम दिन। बात कर रहे हैं 201 से लेकर बात कर रहे हैं 300, तो ये भी सामान्य वर्ष ही है, इसमें भी 5 ही होगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं 1 से लेकर 300 वर्षों की बात कर रहा हूं, तो 100 में 5, 200 में 5 और 300 में 5, तो इनको जोड़ दीजिए, टोटल विषम दिन आ जाएंगे 15, और 15 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा, 300 वर्षों में कितना विषम दिन आएगा बताओ, 1 विषम दिन। 400, तो 301 से लेकर 400। अब बेटा ये लीप वर्ष शताब्दी है, तो इसको अच्छी तरह से समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। इसकी अगर अपन बात करें, लीप वर्ष की बात करें, तो सामान्य वर्ष और आपको लीप वर्ष अलग अलग निकालना है। देखो अब बेटा ये बताओ, जो शताब्दी लीप वर्ष है उसमें 25 लीप वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, और 25 आएगा तो 75 ही होगा। अब यहां पे अपन निकालते हैं, तो 75 इंटू 1 बराबर 75 ही होगा,
25 इंटू 2 बराबर 50, तो 75 और 50 कितना हुआ बराबर 125 हुआ मेरे हिसाब से। अब बेटा ये बताओ 125 में अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं, 7 एकम 7, कितना बच रहा है 5, 7 7 49, कितना बच रहा है बताओ 6। इसका मतलब इस शताब्दी में 301 से लेकर 400 जो भी लीप वर्ष शताब्दी होगी ना बेटा, उसमें 6 विषम दिन आते हैं। जैसे 400 में 6 आएंगे, फिर 800 में भी 6 आएंगे, समझ रहे हो ना 800, जैसे 701 से लेकर 800, इसी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे बात 800 वर्षों की बात नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे 6, अब देखो बेटा अगर 400 वर्षों की बात हो रही है तो इसके भी लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, तो 5 10 15, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो इनको जोड़िए 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, 15 और 6 21, और 21 में किसका भाग लगाओगे 7, 0। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा 400 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, 0 विषम दिन होगा। हमेशा याद रखना 400 में 0, 800 की बात कर रहा है 0, हर लीप वर्ष में 0 हो जाता है, 1200 में 0, 1600 में 0। अब मैं आपसे कहूं 1600 वर्षों में कितना लीप वर्ष आता है, कितना विषम दिन आता है, 1600 वर्षों में कितना विषम दिन आता है, तो 1600, इसका मतलब लीप वर्ष तो 0 हो जाता है। ठीक, अब बस आपको एक ही चीज याद रखना है, अगर वह मान लीजिए 1600 का ना पूछकर 1300 का पूछ ले, 600 का पूछ ले, तो याद रखना जहां लीप वर्ष हो गया वहां तो 0 हो गया। अब जैसे वह पूछ लेता है 500 वर्षों में कितना विषम दिन आएगा, तो 400 में तो 0 आएगा, और 500 वही 501 से लेकर 600, तो इसका मतलब वही सामान्य वर्ष में कितना हो जाएगा 5, 700 में कितना हो जाएगा 3, सॉरी 600 में 3 होगा, 700 में 1 होगा, 800 में 0, फिर 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में 0, यहां पे 1300 में 5, 1400 में 3, 1500 में 1, 1600 में 0। तो याद रखना 400 0, 800 0, 1200 0, 1600 0। इसके अलावा अगर लीप वर्ष के आगे वाला जो शताब्दी होता है उसमें 5, उसके आगे 3, उसके आगे 1, उसके आगे 0। ठीक है, तो ये आपका विषम दिन कंप्लीट हो चुका है बेटा। 5 प्रकार से विषम दिन आपसे पूछ सकता है। आज मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको हर चीज के बारे में अच्छी तरह से एक एक चीज बताई है, और याद रखना ये विषम दिन अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं ना बेटा, तो आगे भी आपको काम आएगा विषम दिन, क्योंकि वार निकालोगे तो विषम दिनों की संख्या ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक ही बात बार बार कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.